हाय एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनन्या। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज़ अनन्या शर्मा। आई एम योर कॉमर्स गाइड एंड इस चैनल पे आपको कॉमर्स के रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे बहुत ही ईजी और फन वे में। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आज हम कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। तो आज हम अपने बिजनेस मैनेजमेंट का चैप्टर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं और मैं बहुत ही ईजिली फन वे में आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। एंड मैं आपको ये गारंटी देती हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद इस पीडीएफ को जो मैंने ये नोट्स बना रखे हैं इनको गो थ्रू करने के बाद आपको इस चैप्टर में से तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिना देरी करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आप समझो मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि कंपनी के अंदर अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम्युनिकेशन का ऑफिशियल फ्रेमवर्क। ये बताता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा और डिपार्टमेंट्स कैसे काम करेंगे। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊँ तो देखो, एक कंपनी में सबसे पहले आता है मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंडर आता है मार्केटिंग मैनेजर, देन वी हैव फाइनेंस मैनेजर एंड एचआर मैनेजर। सो इसी हायरार्की को आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हो। नाउ वी हैव फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो पहला फीचर ये है डिवीजन ऑफ वर्क। ये बताता है कि काम को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि हर एम्प्लॉय अपने स्पेसिफिक टास्क पर फोकस कर सके, जिससे एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन सबसे ज़्यादा इंक्रीज हो। सेकेंड वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब ये है कि हर एम्प्लॉय को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अथॉरिटी दी जाती है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैंने आपको कुछ अथॉरिटी दिया है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो कि मैंने आपको एक क्लास मॉनिटर बनाया या मैंने आपको सीआर बनाया है, तो मैंने आपको ये अथॉरिटी दिया, बट इस अथॉरिटी के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने आपको मॉनिटर या सीआर बना दिया बट यू आर नॉट कोऑपरेटिंग विद द चिल्ड्रन। आप बच्चों को डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखा रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे हो, तो ये इन दोनों में बैलेंस नहीं है। इसका मतलब आप अपने काम में फिट नहीं हो, फिर मैं आपको हटाऊंगी और मैं दूसरे बच्चे को देखूंगी। ठीक है, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में बैलेंस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड फीचर वी हैव हायरार्की, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन में ऊपर से नीचे तक अथॉरिटी का चेन होता है। इससे एम्प्लॉयज़ को पता रहता है कि इंस्ट्रक्शन कहाँ से आएगी और किसको रिपोर्ट करना है। फोर्थ वी हैव कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सभी डिपार्टमेंट्स कॉमन गोल अचीव करने में हेल्प मिलेगी। देन फिफ्थ वी हैव कम्युनिकेशन पैटर्न, जिसका मतलब है इंफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में फ्लो होगी ये स्ट्रक्चर ही डिसाइड करेगा। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन से कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखो, पहला ऑब्जेक्टिव आता है गोल अचीवमेंट। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको एफिशिएंसी अचीव करना एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर से रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना। सेकेंड वी हैव क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हर एम्प्लॉय को अपना रोल और ड्यूटीज़ क्लियरली समझ आना चाहिए, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। बेटर कोऑर्डिनेशन, जिसका मतलब है डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑपरेशन और टीम वर्क को इम्प्रूव करना और डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को कम करना। देन वी हैव एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, जिसका मतलब है अथॉरिटी लेवल्स क्लियर होने से डिसीजंस काफ़ी ज़्यादा जल्दी और इफेक्टिवली लिए जा सकते हैं। टाइम और एफर्ट ये दोनों को कम करता है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं। देखो, पहला आपका इंपॉर्टेंस है एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। प्रॉपर स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस दोनों इंप्रूव होती है। सेकंड आता है अवॉइड कन्फ्यूजन, जिसका मतलब है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्लियर है तो कन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और एम्प्लॉयज़ को अपना रोल अच्छी तरह पता होता है। देन वी हैव बेटर कंट्रोल, जिसका मतलब है मैनेजर्स एम्प्लॉयज़ को वर्क को इफेक्टिवली मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। देन वी हैव फैसिलिटेट्स ग्रोथ, जिसका मतलब है बिजनेस एक्सपेंड होने पर भी एक्टिविटी सिस्टमैटिकली मैनेज की जा सकती हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसमें पहला टाइप आता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है, देखो, पहली बात तो ये सबसे पुराना और सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें अथॉरिटी टॉप से बॉटम तक की एक सीधी लाइन में फ्लो करती है और हर एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करता है। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? सबसे पहला, डिसीजन लेने में बहुत जल्दी फास्ट होता है, डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा मेंटेन रहता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा क्लियर होती है। बट इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि मैनेजर्स पर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड होता है, स्पेशलाइजेशन की कमी होती है और लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये तो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होता।
सेकंड हमारा आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये क्या कहता है, इसका पहले मतलब समझो। इस स्ट्रक्चर में एम्प्लॉयज़ को स्पेशलाइजेशन के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है। हर डिपार्टमेंट का एक हेड अपने फील्ड का एक्सपर्ट होता है। इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे ये स्पेशलाइजेशन का इसमें आपको बेनिफिट मिलता है, एफिशिएंसी और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, एंड एक्सपर्ट्स की गाइडेंस से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस आपकी बेहतर होती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल बॉसेस से इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं, जिससे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। सेकेंड, वी हैव कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे अगर मैं इसको एग्जांपल दूँ तो इसके एग्जांपल है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। थर्ड, वी हैव लाइन एंड स्टाफ स्ट्रक्चर। तो देखो इसका मतलब है इस स्ट्रक्चर में लाइन मैनेजर्स के साथ स्पेशलिस्ट स्टाफ एक्सपर्ट्स भी होते हैं। देखो लाइन मैनेजर होते हैं एंड स्पेशलिस्ट स्टाफ एक्सपर्ट भी होते हैं, जो एडवाइस और सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, एंड डिसीजन पर सिर्फ लाइन मैनेजर्स ही लेते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, सबसे पहला आपको एक्सपर्ट की नॉलेज अवेलेबल होती है, और प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, एंड वर्कलोड का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, लाइन और स्टाफ के बीच कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, एंड डिसीजन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ में होता है। अब आ जाते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो पहला आता है साइज ऑफ बिजनेस। बिजनेस जितना बड़ा होगा स्ट्रक्चर उतना ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो छोटे बिजनेसेस में सिंपल स्ट्रक्चर हमें यूज़ करना होता है। सेकंड आते हैं हम नेचर ऑफ बिजनेस, जिसका मतलब है मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस बिजनेसेस की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। थर्ड, वी हैव बिजनेस ऑब्जेक्टिव, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के गोल स्ट्रक्चर डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड फर्म्स फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करती हैं। फोर्थ आपका आता है टेक्नोलॉजी, जिसका मतलब है कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाली कंपनीज़ को स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए उनका स्ट्रक्चर भी एडवांस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन वी हैव मैनेजमेंट फिलॉसफी, जिसका मतलब मैनेजर्स का लीडरशिप स्टाइल और थिंकिंग स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है इसमें, और डेमोक्रेटिक मैनेजर्स फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर को प्रेफर करते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया फैक्टर्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो देखो ये टेबल अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि कई बार एमसीक्यू में आ जाते हैं या फिर डायरेक्ट टेबल आ जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो देखो सबसे पहले आता है मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑफिशियली एक स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में नेचुरली डेवलप्ड रिलेशनशिप होती हैं। इसमें अथॉरिटी कौन लेता है, पोजीशन बेस्ड अथॉरिटी होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल इन्फ्लुएंस बेस्ड अथॉरिटी होती है। ऑब्जेक्टिव फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सोशल सेटिस्फैक्शन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिशियल चैनल से कम्युनिकेशन होती है, बट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इनफॉर्मल चैनल्स होते हैं। स्टेबिलिटी, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है, बट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल होती है एंड डायनेमिक होती है। अब जैसे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मार्केटिंग मैनेजर रिपोर्टिंग टू जनरल मैनेजमेंट, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बीच का फ्रेंडशिप ग्रुप। ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, एंड ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा था, इसमें जो जो चीज़ें थी पढ़ने के लिए मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है। एंड सबसे ज़्यादा इसमें आप टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज़रूर पढ़ के जाना है। इस पर कुछ केस स्टडी आ सकते हैं या कुछ भी आपके कॉलेज वाले देख सकते हैं। सो ये वाला चैप्टर अब हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है, एंड आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया हो। एंड इफ़ यू वांट द लिंक ऑफ दिस PDF, आप जस्ट कमेंट करो PDF एंड आई विल सेंड यू द PDF। एंड ये नोट्स एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेना, बिकॉज काफ़ी शॉर्ट नोट्स हैं एंड आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे रिवीजन करने में। एंड with this chapter ends guys, and I hope that you liked my video, you liked my explanation, and if you liked it, so you know the drill, you have to like, share and subscribe my YouTube channel। and बस अब मुझे आप कमेंट करके बताओ कि आपको अगला चैप्टर कौन से सब्जेक्ट का पढ़ना है, और अगर इसी सब्जेक्ट का कोई अगला चैप्टर पढ़ना है सो मुझे उस चैप्टर का नाम कमेंट कर दो, एंड मैं उसी पे अगली वीडियो बनाऊंगी। सो दैट्स हाउ दिस चैप्टर एंड्स। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो, मैंने एग्जाम्पल्स के साथ सब कुछ चीज़ें समझाई है। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।